अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अच्छा जी। अ, अब ये स्पीड ऑफ साउंड, ये जो साउंड है, वी ऑफन कॉल इट एज, या साउंड वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं और कंप्रेशनल वेव्स भी कहा जाता है। ये आप लोगों की प्रायर नॉलेज के मुताबिक मैं बात कर रही हूँ, ठीक है ना, हमें सबको मालूम है। अच्छा, तो ये जो स्पीड ऑफ साउंड वेव्स को हम आज पढ़ने जा रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड और वेव्स डिपेंड्स अपॉन मेनली टू थिंग्स, ठीक है ना। I can take the other color right now, कोई और कलर ले लेती हूँ। ओके, इलास्टिक एंड इनर्शियल प्रॉपर्टी। एक इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और दूसरी है इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल लीड्स अस टू द डिफरेंट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटीज, ठीक है, इनकी बात मैं भी करती हूँ। और इनर्शियल प्रॉपर्टी जो है, इट मे लीड अस टू द डेंसिटी ऑफ द बॉडी। तो वी सी दैट कि इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है वो, उसको हम किसे कह रहे हैं, मतलब उसका दूसरा नाम क्या है, इलास्टिसिटी। वी कैन डिनोट इट विद ई, कैपिटल ई, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि ई पे, इलास्टिसिटी पे और डेंसिटी पे डिपेंड करती है किसी भी वेव की स्पीड, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर साउंड को फोकस कर रहे हैं। अब इलास्टिसिटी को अगर हम याद करें तो व्हाट इज इलास्टिसिटी? इट इज द स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। आपको याद होगा, क्लास 9 पे पढ़ा था आपने। अब यही इलास्टिसिटी जो है, इट इज़ ऑफ थ्री टाइप्स: यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस। इसमें से भी आपने यंग्स मॉडुलस को 9th क्लास में पढ़ा था, तो ये भी आपने बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस नहीं पढ़ा। लेकिन ये हमें कहाँ से मिल रहा है, ये जो इलास्टिसिटी का जो ये फॉर्मूला है, हमें कहाँ से मिला? हमें हुक्स लॉ से ये मिला, ठीक है ना। हुक्स लॉ क्या था? हुक्स लॉ वाज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लाइक दिस, ठीक है ना। फिर हमने जब इसको इज इक्वल टू का साइन लगाया तो यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था और हमें ये फॉर्मूला मिला है, स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। अब अगर हम इसका रेशियो ले लें स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन का, तो वी गेट अ कांस्टेंट एंड वी कॉल इट एज इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना। तो इस यही जो इलास्टिसिटी हम यहाँ पे बोल रहे हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसका ये मैंने जिक्र किया, ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तीन तरह की होती है: एक यंग्स मॉडुलस, एक बल्क मॉडुलस, एक शेयर मॉडुलस, डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो स्ट्रेन या स्ट्रेस जो अप्लाई हो रहा है वो लेंथ पे अगर अफेक्ट कर रहा है तो वो यंग्स मॉडुलस हो जाता है। अगर वो उसकी वॉल्यूम पे कर रहा है इफेक्ट, तो उसी को हम, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, तो हम उसको बल्क मॉडुलस कह देते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और शेयर जो है वो दैट इज द चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी। स्ट्रेन जो है वो किस पे आ रहा है? शेप ऑफ द बॉडी पे, तो हम उसको कहते हैं शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, अब इन सब में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना देखते हैं कि यंग्स मॉडुलस और शेयर मॉडुलस ये दोनों किस में पाए जाते हैं? कंप्लीटली और टोटली और सोलली यू कैन से ऑन सॉलिड्स, ठीक है ना, या इन सॉलिड्स पाए जाते हैं। जबकि बल्क मॉडुलस जो है वो सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस तीनों में पाया जाता है। तो जब हम यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड वेव्स की बात कर रहे हैं, तो इन एयर बात कर रहे हैं साउंड वेव्स, तो फिर दैट मीन्स कि वी डील विद द बल्क मॉडुलस ऑफ द एयर, ठीक है। तो अब इन चीज़ों पे तो यानी कि जब हम इलास्टिसिटी पे डिपेंडेंस की जिक्र कर रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड की इलास्टिसिटी पे, तो हम कौन सी इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं? हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो द मेन फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज फाउंड टू बी, नॉट ओनली इन एयर, फॉर एनी टाइप्स ऑफ वेव्स in any medium, is actually equal to square root of elasticity divided by density, ठीक है। this rho is the symbol for density. अब we see that ये डिपेंडेंस हमने एक्सपेरिमेंटली पाई है। तो ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि इलास्टिसिटी जितनी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, स्क्वायर रूट पे डिपेंड कर रही है। और यही फॉर्मूला हमें बता रहा है कि वेलोसिटी जो है डेंसिटी पे इन्वर्सली रिलेटेड है, जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतना लेस वेलोसिटी, ठीक है।
अच्छा, एंड द वाइस वर्सा. सो वी सी दैट कि जो हमारा वो है सॉलिड्स, सॉलिड्स की जो अब हम अगर कंपेयर करें, वैसे तो हमने एयर में डिस्कस करना है. वी सी दैट वी हैव टू डिस्कस द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. लेकिन हम अगर कंपेयर करें तो इलास्टिसिटी ऑफ एयर इज मच मच लेसर देन एनी सॉलिड. यानी किससे कंपेयर करें हम? सॉलिड और लिक्विड और गैस. गैस यानी एयर की अगर हम बात करें तो एयर में या गैस की जो इलास्टिसिटी है, अगर ये हम बात करें, इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड इज मच लार्जर देन लिक्विड. और लिक्विड की जो है वो गैस से भी ज़्यादा है. ठीक है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड इज मच लार्जर देन इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड एंड इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड इज मच लार्जर देन इलास्टिसिटी ऑफ गैस. यानी कि गैस की जो इलास्टिसिटी है वो सबसे कम है. इसी वजह से जब इलास्टिसिटी जो है कम है, इस फॉर्मूले में हमें नजर आ रही है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर वुड आल्सो बी स्मॉलर. ठीक है, जबकि जब हम अगर हम डेंसिटी की बात करें तो वी सी दैट, अगर आप अपनी बुक में क्लास 7 में चैप्टर नंबर 8 में पेज नंबर 167 में एक टेबल है आपकी, टेबल 8.1, टेबल 8.1 पे आप गौर करें तो यू विल सी के स्पीड ऑफ साउंड is much larger in solid and it is lesser in liquid. ठीक है, and it is much lesser in air और gas. ठीक है, तो ये आप उसमें वैल्यूज देखकर आप देख सकते हैं. अब यहाँ पर इसका रीज़न मैं आपको बता रही हूँ. देखिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज स्मॉलर देन सॉलिड. तो रीज़न क्या है? इट इज़ द इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ एयर इज मच मच स्मॉलर देन द इलास्टिसिटी ऑफ एनी सॉलिड. ठीक है, अब इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि आप कैसे कह रहे हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड इज मच हायर देन द इलास्टिसिटी ऑफ एयर. इट इज़ लाइक दैट. ठीक है, अगर आप अपनी इलास्टिसिटी को अगर चेक करें यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, जाहिर है कि अगर आप सॉलिड्स की चेक करेंगे तो यंग्स मॉडुलस चेक करेंगे और एयर की चेक करेंगे तो बल्क मॉडुलस चेक करेंगे. ठीक है, आप नेट पे जाकर देख सकते हैं. तो इलास्टिसिटी ऑफ एयर, इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, इलास्टिसिटी ऑफ एनी सॉलिड बॉडी, तो आप पाएंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड्स इज मच हायर देन द इलास्टिसिटी ऑफ एयर एंड दैट इज व्हाई द वेलोसिटी इज मच हायर इन सॉलिड्स एंड लेस इन लिक्विड्स. ठीक है, और दूसरी बात अगर हम ये चेक करें कि सॉलिड्स में जो है एक रीज़न और भी है वेलोसिटी हाई होने का. वो क्या है कि उसमें द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड. ठीक है, क्लोजली पैक्ड. तो उसकी वजह से ये होता है कि व्हेन ये इस तरह से बहुत करीब करीब हैं ये मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो जब साउंड इनमें ट्रेवल करती है, ठीक है, द लॉन्गिट्यूडनल वेव इन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन फॉर्म, तो व्हाट हैपेंस कि द मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर वेरी क्विकली द एनर्जी. You know sound wave क्या है? It is the form of energy which travels from one place to another. It carries energy from one place to another. तो जब molecules of the medium से जब sound waves travel करती हैं तो energy is transferred very quickly because they are so closely packed कि they transfer energy to their neighboring molecules and very quickly the energy is transferred. तो ये दो रीज़न हमारे पास solids में साउंड वेव्स के हायर होने की वजह है. एक वजह है इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है सॉलिड्स की एयर के मुकाबले में, जबकि और इस वजह से वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ हायर इन सॉलिड्स. जब और दूसरी क्या है कि द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड. ठीक है ना, in solids and they transfer the energy, sound energy very quickly to their neighboring molecules and reach to the other end. ठीक है, ये दो रीजंस हो गए. और यही आप इसका वाइस वर्सा ले लेंगे, गैस में या एयर में वेलोसिटी जो है वो कम होती है. अब कितनी होती है? अब ये वेलोसिटी जो है ये हमने डिस्कस करना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. इट वाज मेजर्ड बाय टू साइंटिस्ट्स, न्यूटन एंड लैप्लेस. ठीक है, तो हमने आगे अब ये पढ़ना है कि न्यूटन ने कैसे मालूम किया कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. तो न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया, लेट्स सी कि व्हाट वाज दैट फॉर्मूला. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पेज, न्यूटन्स डेरिवेशन फॉर द स्पीड ऑफ साउंड. ठीक है, अब इसमें यू सी के और लैप्लेस वाज आल्सो वन ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है, जिन्होंने इस पे काम किया. अब न्यूटन जो है इन्होंने साउंड प्रोपेगेशन इज अ प्रोसेस, साउंड वेव्स ट्रैवल इन एयर और इन एनी मीडियम. तो न्यूटन ने ये एज्यूम किया कि साउंड प्रोपेगेशन प्रोसेस इन एयर. ठीक है, मुझे ये सिलेक्ट करने की ज़रूरत है. Which color do I select? Light blue.
ओके, साउंड प्रोपिगेशन इज अ इन एयर, ठीक है, is an isothermal process. ये न्यूटन ने assume किया, that was a Newton's assumption, isothermal प्रोसेस। जबकि लैपलेस ने जो है इसी साउंड प्रोपेगेशन की प्रोसेस को क्या एज्यूम किया, एडियाबैटिक। इनकी डिस्कशन मैं बाद में करूंगी, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा कंपैरेटिव आपको बता दूं कि साउंड प्रोपेगेशन एज्यूम्ड बाय द प्रोसेस ऑफ साउंड प्रोपेगेशन एज्यूम्ड बाय न्यूटन इन एयर वाज आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल का मतलब क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। जबकि एडियाबैटिक में क्या होता है, हीट कांस्टेंट होती है, नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, ठीक है ना, हीट कांस्टेंट कह लें या नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन एडियाबैटिक प्रोसेस of sound propagation, and therefore temperature changes here, temperature is not constant। जबकि न्यूटन ने क्या सपोज किया था कि साउंड प्रोपेगेशन जो प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब उनके मुताबिक जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, तो वी सी दैट कि कौन सा लॉ अप्लाई हो सकता है मॉलिक्यूल्स पर, बॉयल्स लॉ, एंड दैट इज पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। जबकि जब एडियाबैटिक प्रोसेस के मुताबिक यही बॉयल्स लॉ थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है एंड इट बिकम्स पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर गैमा इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ Cp over Cv. What is the Cp? It is the molar specific heat of air or gas at constant pressure, and this is the molar specific heat of gas at constant volume. तो अब यहाँ पे जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो हम ये पाते हैं कि आपके पास बुक में एक टेबल दी हुई है पेज नंबर 168 में कि जो गामा की वैल्यू है फॉर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, फॉर डायटोमिक गैसेस, फॉर पॉलीएटॉमिक गैसेस इज डिफरेंट, ठीक है। ये इनकी ये वैल्यूज वहाँ पे गिवन है। तो जब हम एयर में डिस्कस करेंगे तो ये गैमा की वैल्यू कौन सी आएगी, इट विल बी 1.4 बिकॉज एयर हैज मोस्टली द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, लाइक हाइड्रोजन है तो उसको भी हम H2 लिखते हैं। हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट एज अ सिंगल एटम, ठीक है। नाइट्रोजन है N2 लिख लेते हैं, ऑक्सीजन है O2 लिख लेते हैं, तो डायटोमिक हम कंसीडर करते हैं ज़्यादा। मोनो एटॉमिक किसको कहते हैं, जैसे अगर हम कह लें हीलियम, ये एक एटम है, जैसे हम कह लें आर्गन, ये एक एटम है, ये मोनो एटॉमिक होती है। पॉली में क्या आ जाएगा, यानी कि मोर देन 2, लाइक CO2, लाइक NO2, SO3, इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर 3, they are more than two of oxygen, one of carbon, two of oxygen, one of nitrogen and more, ठीक है। तो पॉली इस तरह से आ जाता है। अच्छा, now we come to the derivation of the Newton's calculation of speed of sound on the basis of this dependence, that is elasticity and density, ठीक है। अच्छा, I will select the same color now। अच्छा, अब क्या इन्होंने किया था, ये हमने देख लिया कि इन्होंने अज्यूम किया कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और बॉयल्स लॉ लगेगा इसमें, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वी सी दैट क्या आपके उसमें है बुक में जिस तरह से दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और बतानी थी, चलिए मैं बाद में बताती हूँ। यहाँ पर एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि जब वेव साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं तो रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस के फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, ठीक है ना। तो हम कंप्रेशन को अगर कंसीडर कर लें, ठीक है, कंप्रेशन को कर लें, रेयर फ्रैक्शन को करें, तो व्हाट विल हैपन व्हेन द साउंड वेव इज ट्रैवलिंग इन एयर, compression is taking place। Compression means air molecules are getting closer to each other। तो उस सूरत हाल में अगर प्रेशर P था तो it became to P प्लस डेल्टा P, प्रेशर बढ़ गया, मॉलिक्यूल्स गॉट क्लोजर, और जब करीब आ गए तो जो वॉल्यूम पहले E था वो अब क्या बन गया, V माइनस डेल्टा, सॉरी हाँ, V माइनस डेल्टा V, यानी कि वॉल्यूम जब मॉलिक्यूल्स क्लोज आ गए तो उनका वॉल्यूम कम हो गया स्लाइटली, तो वो V माइनस जितना कम हुआ डेल्टा V वो हमने ओरिजिनल में से माइनस किया। अब जो प्रेशर था उसमें थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा, दैट इज डेल्टा P इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट इंक्रीज, वो हमने ओरिजिनल प्रेशर में प्लस किया। तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास बॉयल्स लॉ का, दैट बिकेम पी वी इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाई वी माइनस डेल्टा वी, ठीक है। अब इसके साथ ही आगे हम इसको ओपन करेंगे तो वी गेट इट एज, ओपन करें आप, पी वी प्लस योर डेल्टा पी वी और माइनस पी डेल्टा वी
एंड माइनस डेल्टा पी डेल्टा वी। ठीक है ना, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब इसके मुताबिक वी सी दैट कि ये जो प्रोडक्ट है ये वाला, this is very small because this is a very small change in volume, small change in pressure, so this quantity is already very small and it is subtracted. So we will ignore this term and consider it to be zero. तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन रह गया वो क्या रह गया, PV is equal to PV प्लस डेल्टा पी वी माइनस पी डेल्टा वी। अब इसमें ये दोनों टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दे विल बी कैंसल्ड, और इस माइनस को जब मैं इधर लेफ्ट साइड ले आऊँगी ताकि पॉजिटिव हो जाए, तो आई गेट पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा पी वी लाइक दिस। ठीक है ना। तो अब हम ये हमें कहाँ लेके जा रही है ये एक्सप्रेशन, इट इज टेकिंग अस to the expression next, p is equal to delta p into v whole divided by delta v। ठीक है। अब इसी को हम यहाँ पर आगे मैं लिख सकती हूँ, यहाँ लिखूंगी next step। what is the next step, I can write this p is equal to delta p, this same expression can be written as delta p over, ये delta v है, मैं यहाँ जो v था न्यूमरेटर में I can take it to the denominator like this। ठीक है ना। और ये हमें क्या मिल गया फिर, this is del p over, if you remember delta v over v क्या होता है, it is the strain। ठीक है ना, delta v over v is the strain, volumetric strain। ठीक है। और ये what is this, pressure over strain या pressure over या आप कह लें कि what is the what would you call this, this is pressure is what, it is the stress। ठीक है ना, pressure is force upon area, या pressure को हम stress भी word बोलते हैं, तो I will write here it as stress over strain and this became the elasticity। ठीक है। तो we see that कि elasticity has come out to be equal to pressure according to Newton, और जो हमारे पास ये फॉर्मूला था v is equal to E over rho, ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट के साथ। ठीक है। इस it has been modified according to Newton and it became P over rho at standard temperature and pressure। ठीक है। अब न्यूटन ने ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया कि velocity is directly proportional to pressure and inversely proportional to density like this। तो अगर हम इस पे फिर जब कैलकुलेट किया कि अगर pressure of air at STP रखें and it is around roughly 101,300 pascal, you know, and divided by density of air जो है वो कितनी होती है, it is 1.274 या 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, इट इज़ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और ये हम पैस्कल में रखते हैं, और इसका जब स्क्वायर रूट लेते हैं फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन, इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 3 no, it comes out to be 280 meter per second। now we know that this is not the exact speed of sound in air, we know it is how much, I will use another color to highlight it, and velocity of sound is 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, हमें मालूम है कि ये इतनी है, तो ये तो काफ़ी है। देखें 50 और 330 भी एग्जैक्टली नहीं है, इट इज़ राउंड अबाउट 330, 332 भी कह देते हैं, 330 340 भी कह देते हैं, आपकी बुक में 332 दिया हुआ है। बहरहाल 332 के मुकाबले में 280 is very small, that means के Newton's assumption had some problems, had some fault, or it did not take us to the right value of the velocity of sound। ठीक है। अब ये हो गया न्यूटन की डेरिवेशन यहाँ तक, and he was not able to give us the right value of the speed of sound in air। अब लैपलेस ने करेक्शन की, लैपलेस ने क्या कंसिडर किया, नहीं जी, ये जो प्रोसेस जो न्यूटन ने सपोज की थी कि साउंड प्रोपगेशन इज आइसोथर्मल, इट इज एडियाबैटिक, इट इज नॉट आइसोथर्मल, इट इज एडियाबैटिक, जो मैंने पहले कहा था। ठीक है। अब आप ये देखें कि अकॉर्डिंग टू एडियाबैटिक प्रोसेस हीट इज कांस्टेंट, यू कैन से देयर आर टेम्परेचर चेंजेस। तो ये कैसे कंसिडर हुआ, ये इस तरह से कंसिडर हुआ कि अगर जब यू सी के साउंड ट्रेवल करती है, तो ये जो compressions and rarefactions, compression and rarefactions take place, they are so fast कि जब compression हो रही है तो temperature क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है। तो ये इतना फास्ट होता है कि जो compressions are they remain confined to a region where it generated
एंड डज नॉट हैव टाइम टू फ्लो दिस हीट। यहाँ पे टेम्परेचर हाई होने का मतलब है कि हीट यहाँ पे डेवलप हो गई है कंप्रेशन में while the sound is traveling। तो ये जो हीट है it does not get time to go to the comparatively cooler regions of rarefied molecules। ठीक है ना, जो जहाँ पे मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं उस रीजन में हीट को जाने की ट्रैवल करने का मौका ही नहीं मिलता, और ये जो है इस कंप्रेशन रीजन में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। तो दैट मीन्स कि टेम्परेचर जो है वो कंप्रेशन में हाई है, रेयरफैक्शन में जो है वो लो है। तो वी सी दैट टेम्परेचर कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज ऑफ द एडियाबैटिक, यू कैन से वेरी फास्ट प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेसेस आर फास्ट प्रोसेसेस एंड वी सी दैट कि कंप्रेशन रेयरफैक्शंस में टेम्परेचर हाई और लो वेरी करता रहता है। तो दैट इज़ वाई अब उसके मुताबिक फिर बॉयल्स लॉ जो है दैट इज लिटिल बिट मॉडिफाइड एंड इट बिकम्स पी वी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये मैंने आपको बताया था कि गैमा की वैल्यू ये हो जाती है। अब हम करेंगे लैप्लेस की डेरिवेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको ये समझ आ गई। अब जैसे ये डेरिवेशन हमने न्यूटन की है इसी तरह हम लैप्लेस डेरिवेशन करते हैं। ठीक है जी, तो हम ये देख रहे थे कि लैप्लेस ने जो अजम्पशन की उसके मुताबिक जो डेरिवेशन की एडियाबैटिक प्रोसेस के तहत बॉयल्स लॉ वाज मॉडिफाइड टू पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दैट कन्वर्टेड टू दिस। ठीक है, अगर साउंड वेव ट्रैवल कर रही है और अगर वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में कर रही है, तो हम अगर ऑब्वियसली इसी फॉर्म में प्रोपेगेट करती है, तो हम अगर कंप्रेशन को लें तो कंप्रेशन में क्या हो रहा है, अगेन P इज ज़ाहिर है कि प्रेशर इज इंक्रीज्ड। तो जो P ओरिजिनली था मॉलिक्यूल्स का, एयर मॉलिक्यूल्स का, दैट कन्वर्टेड टू P प्लस डेल्टा P, और वॉल्यूम जो है वो लेस हो जाता है। तो V माइनस डेल्टा V के फॉर्म में हम उसको लिखेंगे, यानी कि बॉयल्स लॉ इज दैट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। प्रेशर बढ़ेगा तो V कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर V गामा आ गया। ठीक है, गामा मैंने आपको डिस्क्राइब किया था क्या है, ये इस तरह से लिख लिया। अब ये वी सी दैट के पी वी गामा इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P, एंड इसमें अब इस टर्म के अंदर मैं v को कॉमन ले लूंगी एंड आई विल राइट इट एज 1 माइनस डेल्टा v ओवर v एंड होल टू द पावर गामा, इट इज ऑलरेडी देयर। फिर ये पी वी गामा इज इक्वल टू ये आ गया, टर्म आ गई। फिर मैंने इस v टू द पावर गामा को बाहर ले लिया, फिर मैंने इस पूरी क्वांटिटी के ऊपर गामा ये रख दिया। Now I would expand this term using the binomial theorem, 1 minus delta v over v to the power gamma is equal to this। अब ये कैसे आया आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, मैं थोड़े दूसरे कलर से यहाँ पे आपको बता देती हूँ। I should take another color, लाइट ब्लू से। वो ये कि जैसे आपने वो पढ़ा ही है, ठीक है ना, योर ए प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ा है ना आपने। ठीक है, तो इसको आप कैसे एक्सपेंड करते हैं, इट इज़ ए स्क्वायर, ओके, और प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वो बाइनोमियल थ्योरम का ही एक बहुत स्मॉल एप्लीकेशन है। यू कैन सी कि पावर 2 है अगर इस तरह की एक्सप्रेशन में, तो पहले वाली टर्म के साथ पावर आ जाती है। यहाँ पे भी इसी तरह 1 की पावर गैमा अगर हम लिखें तो वो 1 की पावर जो भी हो 1 ही होता है उसके रिजल्ट, इसलिए वी डू नॉट राइट हियर इट इज़ 1। फिर हम प्लस ये पावर इधर आ गई मल्टीप्लाई बाय दिस पावर 2 इज मल्टीप्लाइड बाय दीज टू टर्म्स ए बी। तो यहाँ पे भी ये इस तरह से ही हो रहा है कि पावर गैमा है ये आ गई। अब चूंकि यह माइनस है तो ये माइनस साइन यहाँ आ रहा है, और मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी ओवर वी, तो ये 1 यहाँ मल्टीप्लाइड है बट वी आर नॉट राइटिंग इट। प्लस आगे ये नेक्स्ट टर्म टू द पावर जो भी उस एक्सप्रेशन की पावर, तो यहाँ पे भी ये डेल्टा वी ओवर v to the power gamma। अब gamma can be any power जो कि higher terms में आ जाएगी, लेकिन they are so small क्योंकि ये value already we see that delta v is very small and it is divided by a large quantity of volume। तो ये ऑलरेडी टर्म जो यहाँ पे हमें आएगी टू द पावर गामा के साथ वो बहुत ही छोटी होगी, जिसको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो ये आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से हम बाइनोमियल थ्योरम को समझ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं ऑन दिस एक्सप्रेशन। अब ये हमारे पास आ गया पी वी गैमा इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी वी गैमा
और 1 माइनस ये मैंने लिख दिया है गैमा डेल्टा वी ओवर वी, ठीक है। अब ये दोनों तरफ सारी मल्टीप्लाइड टर्म्स हैं, वी गैमा विल बी कैंसल, वी गेट p इज इक्वल टू दीज टू टर्म्स नाउ। अब इसमें भी हमें इसको जब ओपन करेंगे तो p मल्टीप्लाइड बाई 1 ओपन करें नॉर्मल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव वे में, p 1 से p, ये p आ गया माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, ये आ गया प्लस डेल्टा p माइनस ऑफ डेल्टा in this term. अब ये जो term है it is going to 0 because again this is a very small value, you know, this quantity is already small, this is very small, तो ये हम इसको 0 consider करेंगे and we get the expression. Now I will change the color, तो here I have I would have 0 is equal to ये p और p दोनों cancel हो गए तो left hand side में I am getting 0, on right hand side it is minus gamma p delta v over v एंड प्लस डेल्टा पी, बस ये दो टर्म रह गई हमारे पास, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा पी इस माइनस वाली टर्म को दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो इट विल बिकम योर, नो आई वुड नॉट राइट हियर, थोड़ी सी स्पेस लिखते हैं, अच्छा जी ओके। अब यहाँ लिखूंगी कि गैमा पी डेल्टा वी ओवर वी इज इक्वल टू डेल्टा पी, यही है ना हमारे पास, ठीक है। अब इसमें हम इसको हम थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर लें इस टर्म को, तो हम ये गैमा पी को इधर ही रहने देते हैं और इस पूरी डेल्टा वी और वी को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये हम इसको ऐसे लिख सकेंगे डेल्टा गैमा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर, ये डेल्टा वी ओवर वी को मैं ऐसे ही रख देती हूँ, ठीक है, ये एज इट इज डिनोमिनेटर में चला गया। नाउ व्हाट इज दिस डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी ओवर वी, अगेन दिस इज यू नो स्ट्रेस एंड दिस इज स्ट्रेन, ठीक है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, जिसको हम क्या कह देते हैं, दिस रेशियो इज एक्चुअली इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो वी सी दैट कि अब हमारे पास इलास्टिसिटी जो है न्यूटन के फॉर्मूले, न्यूटन के डेरिवेशन के मुकाबले में, वेयर न्यूटन had only p elasticity equal to p, but Laplace now has elasticity equal to gamma p, ये देख रहे हैं p is equal to gamma p आ गया। अब हम जो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला था E ओवर डेंसिटी का, इसमें हम क्या यूज करेंगे, गैमा p ओवर रो, दिस इज द लैप्लेसेस फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब यहाँ पर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, अब यहाँ पर हम गैमा फॉर एयर निकाल रहे हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था गैमा 1.4 लिखेंगे, प्रेशर जो है 101300 अप्रॉक्सीमेटली लिखेंगे ऑफ एयर पैस्कल्स में, और डेंसिटी यू नो इट इज़ 1.31 या 1.27 अप्रॉक्सीमेटली आप ले लें, डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इन सब का स्क्वायर रूट जब लेंगे, 1.4 ऐसे लिख देती हूँ, तो वी गेट द वैल्यू as 333 meter per second, which is much closer to the experimental value which we got for the, which we know for the speed of sound in air, ठीक है। तो we see that कि Laplace ने जो assumption की थी कि it is an adiabatic process, ठीक है, that was much correct, ठीक है। तो it was an adiabatic process, तो we see that कि ये यहाँ पर जो न्यूटन की assumption थी E is equal to P was not correct, instead the Laplace's correction of considering E is equal to gamma P was right, it was not the correct right, this is the correction, लेकिन assumption दोनों की बिल्कुल contradict कर रही थी एक दूसरे को, यहाँ isothermal process consider किया जा रहा था, यहाँ पे adiabatic, finally adiabatic process was proved to be right. So this finishes off this article, and I would suggest कि ये I would tell you that this is a very important long question, very often asked in board exams, ठीक है। So this is how we reach to the Newton's derivation, Laplace's derivation and speed of sound in air। तो ये आप देख लें, ये पहला पेज था जहाँ पर हमने स्पीड ऑफ साउंड को पढ़ा कि एक्चुअली किस तरह से डिपेंड करती है। उसके बाद हमने यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा बताना था, मैं इसीलिए यहाँ इस पेज पर आई हूँ कि ग्रीन कलर से कर दूँ कि इलास्टिसिटी, आप कहेंगे बुक में तो कंप्रेसिबिलिटी के बारे में भी लिखा हुआ है, तो इलास्टिसिटी और कंप्रेसिबिलिटी जो है दे आर
इन्वर्सली रिलेटेड कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड अगर यहाँ नहीं लिखती, इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड अगर हाई है तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी लो है। ठीक है, और हमें मालूम है कि इलास्टिसिटी ऑफ एयर जो है वो स्मॉल है तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी हाई है। इसीलिए बुक में एक टर्म यूज हुई है कि एयर की कंप्रेसिबिलिटी इज़ हायर। तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यस एयर हैज़ लार्जर कंप्रेसिबिलिटी इन कंपैरिजन टू द सॉलिड्स, यू नो ऑलरेडी। ठीक है, एयर को हम कंप्रेस कर सकते हैं आसानी से तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी हाई है। कंप्रेसिबिलिटी डज नॉट मीन इलास्टिसिटी, इट मीन्स इनवर्स ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपने याद रखना है। और ये पेजेस को आप बेशक कर लें, अंडरस्टैंड कर लें, और इनको नोट के तौर पर बिल्कुल इसी तरह एग्जाम में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये पेज तो समझने के लिए। अगले पेज पे जो है ना, दैट इज द न्यूटन्स डेरिवेशन एंड दिस इज द लैप्लास डेरिवेशन। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। और कोई भी अगर आपने आर्टिकल समझने हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको वीडियो बना के अपलोड करूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।